नमस्ते साथियों, मैं दीपक राठौर बोधि वृक्ष के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पाचन तंत्र का चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम आज लीवर, पेनक्रियास और जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन इस श्रृंखला के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल के हमने भाग 3 में ये देखा कि हमने ग्रास नली, उसके बाद अमाशय और उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत का विस्तृत अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो खूब पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि मैं आगे भी और इस तरह के वीडियो समय समय पर लाता रहूं। आपको इस वीडियो को देखने से आरपीएफ, एसएससी जीडी, रेलवे, व्यापम, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान की एग्जाम, उत्तर प्रदेश पीएससी, यूपीएससी, अन्य जितने भी नेशनल लेवल की एग्जामें होती हैं उसमें साइंस जरूर पूछा जाता है। और आप इस लेवल के साथ अगर इसे पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए, भाग 4 के बाद अगला जो वीडियो आएगा हमारा बहुत काम का आएगा। आप सभी को इस वीडियो को जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने लाने वाले हैं, जो हर एग्जाम में मोस्ट संभावना रहती है कि वो पूछे जाएंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 ये चारों पार्ट पाचन तंत्र के पूरे देखने हैं। जब आप पूरे देख पाएंगे तभी जाकर आप भाग 5, जहां हम टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, तो आप उन्हें चुटकी में पानी की तरह कर देंगे। चलिए, तो हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले यकृत के बारे में, लीवर के बारे में, उसके बाद हम पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, अग्नाशय के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे लार ग्रंथि के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले आज शुरुआत की जाएगी लीवर की। चलिए, ये आपको जैसा कि डायग्राम दिख रहा होगा, यह है हमारा यकृत। इसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में इसे लीवर कहा जाएगा। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाए कि लीवर क्या होती है? लीवर क्या होती है? तो हम कहेंगे लीवर मानव शरीर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की, मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम कहेंगे लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बात दूसरी बात सबसे बड़ी ग्रंथि होने के बावजूद इस ग्रंथि से किसी भी प्रकार के कोई भी एंजाइम का स्त्राव नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, क्या लीवर से एंजाइम का स्त्राव होता है? तो हम कहेंगे लीवर से एंजाइम का स्त्राव नहीं होता है। स्त्राव नहीं होता है। एंजाइम का स्त्राव क्या लीवर से होता है? हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, ये लीवर जो आपको इस समय इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है, ये वाला भाग हमारा लीवर कहलाएगा। इसे लीवर कहेंगे। इस लीवर का वजन कितना होता है? तो इस लीवर का वजन 1.5 केजी से लेकर 2 केजी के आसपास आपको दिखाई देगा। तो कोई पूछे कि लीवर का वजन कितना होता है, हम कहेंगे 1.5 किलो से तो 2 किलो के बीच इसका वजन होता है। दूसरी बात, लीवर क्या कार्य करता है? लीवर के बहुत सारे काम होते हैं। एक एक कार्य पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। भैया, लीवर के अंदर अगर आप देखें, तो लीवर के अंदर देखें तो हमारी जो मृत आरबीसी होती हैं, मृत आरबीसी, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, मृत आरबीसी, ये मृत आरबीसी लीवर में जाकर नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होकर ये एक प्रकार का पदार्थ बनाती हैं जिसका नाम है बिलीरुबिन
और साथ में बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन वर्डिन बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नामक पदार्थ में बदल जाती है। क्या कहा? मैंने कहा कि मृत आरबीसी की मृत्यु होती है स्प्लीन में, लेकिन उनकी डेड बॉडी आती है आरबीसी में, आपके लीवर में, और लीवर में ये नष्ट होकर विलरुबिन और विलवर्डिन के रूप में ये बदल जाती हैं, या हम कह सकते हैं विघटित हो जाती हैं। मृत आरबीसी विघटित हो जाता है किसके रूप में? विलीरुबिन और विलीवर्डिन के रूप में। आरबीसी के बाद अब हम लीवर के बारे में बात करें। आपको ये लीवर का रंग कुछ किस तरह का दिख रहा है? तो इसके रंग पर भी प्रश्न बनता है। तो इसका रंग होता है धूसर रंग का। किस टाइप का होता है? धूसर रंग का। धूसर तरह का रंग इसका दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप का रंग आपको लीवर का देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम और भी बात करें, धूसर रंग के साथ साथ लीवर के द्वारा लीवर के द्वारा लीवर के द्वारा एक प्रकार का पदार्थ स्त्रावण किया जाता है। एक प्रकार का पदार्थ स्त्रावण किया जाता है। उस पदार्थ का नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम है पित्त रस। क्या नाम है? पित्त रस। अंग्रेजी में कहें तो इसे बाइल जूस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाइल जूस। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पित्त रस का स्त्रावण किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे लीवर के माध्यम से होता है, यकृत के माध्यम से होता है। लेकिन इसका संग्रहण, इसका स्टोरेज, इसका संग्रहण किसमें होता है? तो ये लीवर है, और आपको ये जो हरी हरी संरचना आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। क्या कहा जाएगा? गॉल ब्लेडर। तो हम कहेंगे कि इसका संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस किससे निकलता है? लीवर से निकलने वाले पदार्थ को हम क्या कहने वाले हैं? पित्त रस कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं दोस्तों? पित्त रस कहने वाले हैं। पित्त रस का संग्रहण होता है पित्ताशय में, और पित्त रस इससे निकलने वाला पदार्थ होता है। पित्त रस की अगर हम बात करें, पित्त रस क्या कार्य करता है? यह भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करने का काम पित्त रस से होता है, और यह भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को क्षारीय मतलब बेस रूप प्रदान करने का काम किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे पित्त रस के माध्यम से होता है। रस का अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीएच मान बताओ, तो पीएच मान होता है 8.6। पीएच मान पित्तरस का कितना होता है? 8.6 होता है, जो कि इसकी क्षारीय प्रकृति को बताता है। हम सब ने एक स्केल पढ़ी जिसका नाम है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबरों को अंकित किया जाता है। 0 से 7 तक की अगर वैल्यू आती है तो उसे उसे अम्लीय कहते हैं। 7 वैल्यू आती है तो उदासीन कहते हैं, और 7 से 14 की वैल्यू आती है तो उसे क्षारीय कहा जाता है। क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसलिए इस पित्त रस की प्रकृति किस तरह की होने वाली है? अम्लीय प्रकार की होने वाली है। किस प्रकार की होने वाली है? अम्लीय प्रकार की होने वाली है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? दूसरी बात मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पित्त रस जो होता है, पित्त रस जो होता है वह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन। वसा का पाचन किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे पित्त रस के माध्यम से वसा का पाचन होता है। और पित्त रस अगर वसा का पाचन करता है तो इसे कहा जाता है इमल्सीकरण। क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण। प्रश्न आया कि इमल्सीकरण किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि पित्त रस द्वारा वसा का पाचन करना इमल्सीकरण कहलाता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इमल्सीकरण क्या होता है? तो हम कहेंगे कि अगर पित्त रस वसा का पाचन करने लग जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इमल्सीकरण कहा जाएगा। ठीक है। और थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से आगे बढ़ते हैं। लीवर के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? और सुन लिए, और सुनते जाइए। एक एक पॉइंट आपके सामने मैं रखूंगा, बहुत विस्तृत से, बहुत ही उम्दा तरीके से सारी जानकारी आपके पास आने वाली है। क्लियर है सभी को? लीवर
क्या काम करता है? तो हम कहेंगे लीवर हमारे शरीर का विषैला पदार्थ, हमारे शरीर में एक विषैला पदार्थ होता है जिसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। तो इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसके माध्यम से होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर के माध्यम से होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदला जाए तो उसमें लीवर की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है। अगर अमोनिया की मात्रा हमारे शरीर में रह गई तो इससे हमारी मौत हो सकती है। भाई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करते हैं तो वो कभी कभी जहर पी लेते हैं। जहर पीते हैं तो जहर पीते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। तो जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाती हैं या उसकी पोस्टमार्टम होता है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति ने जहर खाया है इसके लिए वो किस अंग की जांच करते हैं? तो लीवर की जांच करते हैं। जहर जहर खाने पर खाने पर किस अंग की जांच की जाती है? तो जहर खाने पर यकृत, लीवर की जांच की जाती है। क्यों? क्योंकि यह विषैले पदार्थों को संग्रहण करने की क्षमता रखता है। क्या? विषैले पदार्थ संग्रहण करने का काम किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे लीवर के माध्यम से होता है कि ये विषैले पदार्थों को वो संग्रहण करके रखता है। क्लियर है सभी को? इसके अलावा अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है? एक शब्द सुना होगा आपने, हिपेरिन। क्या नाम सुना होगा? हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। किस तरह का प्रोटीन होता है? क्या काम करता है? तो हिपेरिन प्रोटीन का काम होता है ये थक्का रोधी, थक्का रोधी प्रोटीन होता है। थक्का रोधी का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमाने से रोकता है, इसलिए थक्का रोधी कहते हैं। थक्का रोधी, थक्का जमना क्या होता है? जब हमें कहीं चोट लग जाए कुछ समय बाद अनायास ही अपने आप ही 1-2 मिनट के भीतर ब्लीडिंग रुक जाती है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। उसे बोलते हैं हम रक्त का थक्का, ब्लड कोटिंग। लेकिन अगर ये ब्लड कोटिंग नहीं होती है तो ब्लड निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो ये जो प्रोटीन होता है हेपेरिन, ये रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, इसलिए इसे थक्का रोधी प्रोटीन कहा जाता है। तो इसका निर्माण भी किसके माध्यम से होता है? इसका निर्माण भी किसके अंदर होता है? तो इसका निर्माण होने किसके माध्यम से होता है? लीवर के माध्यम से होता है। इसलिए हम हिपेरिन को याद रखेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इसके अलावा यह हिपेरिन प्रोटीन को तो बना ही रहा है, और भी बात सुनो। हमारे शरीर में प्रोथ्राम्बिन, क्या नाम है? प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन और उसके साथ फाइ फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं। इनका निर्माण भी इनका निर्माण भी किसके माध्यम से होता है? तो लीवर के माध्यम से होता है। और कहानी सुनो, और लेवल सुनो, सुनो रे सुनो भाई। लोहा और तांबा, लोहा और तांबा हमारे शरीर के किस अंग द्वारा लोहा और तांबा का संग्रहण किया जाता है? तो लोहा और तांबा का संग्रहण किसके माध्यम से होता है? सुन लो भाई, वो लीवर के माध्यम से होता है। और सुनो, और सुनो, लोहा और तांबा का संग्रहण तो होता ही है, साथ में विटामिन की बात कर ले, विटामिन की बात कर ले तो चाहे विटामिन ए हो, चाहे डी हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो के हो, और विटामिन बी 12 हो, इनका संग्रहण भी किसके माध्यम से होता है? तो इनका संग्रहण का काम भी किसके माध्यम से होने वाला है? वो भी लीवर के ही माध्यम से होने वाला है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए, और भी हम बात करते हैं लीवर के बारे में। अभी यहाँ आकर बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब हम बात करेंगे हिपे हिपे हिपेटियो, हिपेटियो, या हम बोलते हैं हिपेटियो, हिपेटियो। हम क्या कहेंगे? हिपेटियो, हिपेटियो। एक प्रकार की सेल होती है जिसे हिपेटियो सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेटियो सेल कहा जाता है। इस हिपेटियो सेल में क्या होता है? इसी हिपेटियो सेल से लीवर का निर्माण होता है। लीवर इसी से क्या होता है?
बना होता है। लीवर का निर्माण पूछा जाएगा तो हिपेटियो सेल से लीवर का निर्माण होता है। तो अब लीवर का निर्माण हो गया, तो अब हम क्या करें? इसमें इसमें इस लीवर में विली विली रूबिन विली रूबिन विली रूबिन आगे चलकर विली रूबिन आगे चलकर क्या विली रूबिन आगे चलकर पित्त रस में बदल जाता है। पित्त रस में बदल जाता है। यही बिलीरुबिन आगे जाकर पित्त रस में बदल जाता है, जो कि पीले और हरे रंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हरा रंग या हल्का सा पीला रंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात थी हमारे लीवर की। क्या-क्या जाना? बहुत सारी बातों पर चर्चा हमने इस लीवर के बारे में की। और भी सुनो, इसमें आप ये जो हरा-हरा भाग देख रहे हो, इसे कहा जाता है पित्ताशय। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा पित्ताशय। जरा इसके बारे में भी देख लें। पित्ताशय, इसको कहा जाएगा अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर। ये है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं? पित्ताशय जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती एक प्रकार का फल होता है। नाशपाती की तरह कौन सी संरचना हमारे शरीर में दिखाई पड़ती है? तो हम कहेंगे नाशपाती के आकार की संरचना जो है पित्ताशय होती है। ये क्या काम करता है? तो हम कहेंगे रस का पित्त रस का संग्रहण करना इसका प्रमुख कार्य हो जाता है। फिर और आगे चलते हैं। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात सुनो। क्या बात सुनो? बात ये सुनो कि जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षियों में, ठीक है, कौमा चूहों में, कौमा व्हेल मछलियों में क्या बोला मैंने? अरे सारे पक्षियों में, चूहों में, व्हेल मछली में, घोड़ों में, घोड़ों में, घोड़ों में, इन सब में पित्ताशय पित्ताशय गॉल ब्लैडर उपस्थित नहीं होता है। उपस्थित नहीं होता है। आगे बात समझ में? प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पक्षियों में पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है? तो हम कहेंगे पक्षियों में किसी प्रकार का कोई भी पित्ताशय नहीं होता है। आ गई बात समझ में? दूसरी बात पित्त पित्त रस को पित्ताशय स्टोर करके रखता है। इसलिए गॉल ब्लैडर को पित्ताशय को क्या कहा जाता है? यकृत का गोदाम। क्या कहा जाएगा? गोदाम। क्वेश्चन आता है लीवर का गोडाउन किसे कहा जाएगा? तो वो कहेंगे गॉल ब्लैडर को क्यों? क्योंकि यकृत से निकलने वाला पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अरे आप जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और भी सुनो, और भी सुनो। आपने एक रोग का नाम सुना होगा जिसका नाम है पीलिया। पीलिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या होता है पीलिया? जब रक्त में जब रक्त में विलरुबिन बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो तो हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। नाखून पीले पड़ते हैं, आंखें पीली पड़ती हैं, यूरिन पीला आता है। तो वो बिलीरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में रक्त में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर उसका पूरी तरह से अवशोषण नहीं कर पाता है, इसलिए वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो उसे हम कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया कहा जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी को? और इसके अलावा एक वर्ड होता है कोलेस्टोमी। क्या बोल सिक्सटोमी कोलेक्टोसिक्सटोमी। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारे शरीर में पित्ताशय को निकाल के फेंक दिया जाए तो पित्ताशय को निकाल के फेंकना, वो ही क्या कहलाता है? कोलेटोसिस्टेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें हम सर्जरी करके हम पित्ताशय को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पित्ताशय में किसी ना किसी कारण कोई गठान हो गई है या कोई पथरी हो गई है, तो जिसके कारण वह काम करना बंद कर देता है। इसलिए इसे हम निकाल कर सर्जरी से फेंक देते हैं। क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। दूसरी बात, कभी-कभी क्या होता है कि पित्ताशय के अंदर पथरी भी हो जाती है, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी भी हो जाती है। पथरी हो जाती है तो ये पथरी क्यों होती है? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है पित्ताशय में क्या बन जाती है? पथरी बन जाती है। इसलिए उसे समय के साथ निकाल कर फेंक दिया जाएगा।
क्या सर पित्ताशय निकाल दिया जाएगा तो क्या हमारी मौत हो जाएगी? नहीं नहीं, किसी प्रकार की कोई मौत होने वाली नहीं है, कोई भी आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस वसा का पाचन करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कुछ दिनों तक सलाह दी जाएगी कि आप वसा का सेवन ना कीजिए, वो सारे पदार्थों को छोड़ दिए जिसमें फेट होता है। तो ये तो सारी चर्चा हुई हमारी किसके बारे में, किसके बारे में, ये सारी चर्चा हुई हमारी लीवर के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि लीवर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ मिल रही होगी। और एक बात सुनिए, एक और बात सुनिए, एक बात और याद आई, इतनी शानदार कि आरबीसी का मृत्यु स्प्लीन में होती है और आरबीसी की डेड बॉडी विघटित हो जाती है विल्ली रूबिन और विल में, वो लीवर में। लेकिन अगर हम भ्रूण अवस्था में रहते हैं, भ्रूण अवस्था में रहते हैं, कोई भी बच्चा भ्रूण में होता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी की मौत लीवर में ही होती है, लेकिन आरबीसी का जन्म भी लीवर में होता है। लेकिन कब? जब वो बच्चा, जो बच्चा रहेगा, बेबी रहेगा, जब वो भ्रूण अवस्था में रहेगा, आरबीसी का निर्माण लीवर द्वारा ही किया जाता है। चलिए, तो यहाँ आकर हमारा लीवर का संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। अब आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर, ताकि आपको इसको अच्छे से रीड करने में सहायता मिले और आप अपने नोट्स बना सकें। चलिए, तो अब लीवर के बाद अगले अंग की ओर चलते हैं, जिसका हमें इंतजार है बेसब्री से। वह अंग है पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। तो चलिए चर्चा करते हैं पेनक्रियास पर। यह है आपका पेनक्रियास, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्न्याशय। क्या कहा जाएगा? अग्न्याशय भी कह सकते हैं, या मैं इसे अग्नाशय भी कह सकता हूँ। अंग्रेजी में से पेनक्रियास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पेनक्रियास कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखें कि अग्नाशय पेनक्रियास कहाँ होता है। तो यह है हमारा स्टमक होता है, स्टमक होता है, अमाशय होता है। इस अमाशय के पीछे की ओर आपको पेनक्रियास दिख जाएगा, और फिर ये वाला भाग, छोटी आंत का भाग स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटी आंत और अमाशय के बीच में पीछे की ओर जो संरचना होगी, इसे हम कहते हैं पेनक्रियास। क्या कहा जाएगा? पेनक्रियास। तो कोई पूछे कि पेनक्रियास कहाँ है, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच की संरचना को पेनक्रियास कहा जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेनक्रियास के बारे में सुन लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेनक्रियास जो होता है, अग्नाशय जो होता है, यह हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, और साथ ही हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। याद रहेंगे, याद रखेंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो लीवर हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो पेनक्रियास है। पेनक्रियास हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथ में एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि वह ग्रंथि जो अपने अंदर से एंजाइम एंजाइम को भी स्रावित करती हैं, और साथ में हार्मोन को भी निकालती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाएगा? मिश्रित ग्रंथि का मतलब जो अपने अंदर से एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालती हैं, और दोनों ही क्या है? एंजाइम हो या फिर हार्मोन हो, दोनों ही प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन के नाम है, एक एंजाइम, एक हार्मोन। कहा जाएगा मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह ग्रंथि जो अपने अंदर से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव करती हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और पेनक्रियास एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। चलिए, अब एंजाइम में तो कौन कौन से एंजाइम को निकालेगी? तो प्रमुख प्रमुख एंजाइम की हम बात करें, पहला एंजाइम हो जाएगा एसिनी। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? एसिनी। इसके अलावा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हार्मोन एंजाइम भी है। वो किसके माध्यम से निकाला जाएगा? पेनक्रियास के माध्यम से ट्रिप्सिन निकाला जाएगा। और कल की वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करने का काम, इसके माध्यम से होता है। फिर होता है अगला एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइपेज। क्या है? लाइपेज। तो लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। इसके अलावा अगला एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज।
एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कौन? एमाइलेज। तो एंजाइम, तो कहा जाएगा पेनक्रियास से कौन कौन से प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो एसिनी, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो ये सारे एंजाइम किसके माध्यम से निकल रहे हैं? पेनक्रियास के माध्यम से निकल रहे हैं। और भी बात सुनो, फिर हमने कहा कि ये हार्मोन भी निकालते हैं। हार्मोन भी निकालते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्मोन निकालने के लिए हमें पेनक्रियास के लेंगर वाले भाग की बात करनी पड़ेगी। तो लेंगर की द्वीपिका, प्रश्न आता है कि पेनक्रियास के किस भाग से हार्मोन का स्त्राव होता है? तो हम कहेंगे लेंगर की द्वीपिका वाले भाग से हार्मोन का स्त्राव होता है। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो हार्मोन निकालने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें अल्फा कोशिका, अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल। तो इस तरह की अलग अलग सेलें होती हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से क्या होता है, जिनके माध्यम से, इसको थोड़ा-सा हम साइड में रख लेते हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से हार्मोन्स का स्राव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन-सा हार्मोन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, तो उसका नाम है ग्लूकेगॉन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव पेनक्रियास के किस कोशिका से होता है? तो हम याद रखेंगे अल्फा कोशिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? अल्फा कोशिका के माध्यम से ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, यह ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किस में करता है? ग्लूकोज में। क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे पेनक्रियास से होता है। पेनक्रियास के किस हार्मोन से होता है? तो उसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन से। ग्लूकेगॉन हार्मोन किस सेल से निकलता है? अल्फा कोशिका से, अल्फा सेल से निकलता है। दूसरा दूसरा है बीटा सेल। बीटा सेल, इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। जो क्या काम करता है? जस्ट इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लूकेगॉन कर रहा था, तो इसका उल्टा कर दो, ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसके माध्यम से होता है? इंसुलिन के माध्यम से होता है। कह सकें कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे ग्लूकोज का नियंत्रण इंसुलिन के माध्यम से होता है। ग्लूकोज का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तो इंसुलिन के माध्यम से होता है। और भी कहानी सुनो, और भी कहानी सुनो। ग्लूकोज का नियंत्रण इंसुलिन के माध्यम से होता है, तो कैसे करता है? इंसुलिन की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाए कम हो जाए तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह बोल दे, या शुगर बोल दे, या हम इसे डायबिटीज कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायबिटीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मधुमेह रोग, इंसुलिन, शुगर, डायबिटीज क्या होती है? तो हम कहेंगे कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो यह ग्लूकोज का पाचन नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसे ही शुगर, मधुमेह, डायबिटीज कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो डायबिटीज, मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक होता है मधुमेह फर्स्ट प्रकार, और एक होता है मधुमेह सेकंड। डायबिटीज फर्स्ट, डायबिटीज सेकंड। डायबिटीज जो फर्स्ट होता है वो बच्चों में होता है। काहे में होता है? बच्चों में होता है। या हम बोलते हैं कि जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात, बाय बर्थ होता है। और एक मधुमेह सेकंड टाइप का होता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद ये आपके शरीर में आ जाता है। तो उसे डायबिटीज, शक्कर या शुगर की बीमारी कहा जाता है। एक अलग टाइप का भी डायबिटीज होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक अलग टाइप का डायबिटीज होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है डायबिटीज, बिटीज बिटीज इंसी इंसिपिड्स कहा जाता है। डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। इस डायबिटीज इंसिपिड्स में क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिसे कहा जाता है एडीएच। क्या कहा जाता है? एडीएच। एडीएच का मतलब होता है, एडीएच का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी डाई
यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो शुगर है, ग्लूकोज है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बार बार मूत्र आता है, बार बार पेशाब आती है। तो उसे डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है, क्योंकि आपका एडीएच जो होता है वो कम हो जाता है। एडीएच के कम होने से, इस हार्मोन के कम होने से हमारे शरीर में यूरिन जो है वो ज्यादा बनता है और बार बार हमें पेशाब आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय, कॉफी, इस तरह के हम पेय पदार्थों को जब लेते हैं, भी इनको लेने से क्या होता है, इनको ग्रहण करने से हमें बार बार पेशाब आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एडीएच हार्मोन को कम कर देते हैं, जिससे बार बार पेशाब आती है। तो ये तो हमने जाना कि किसके बारे में, कि हम जान रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो अभी हमने जाना कि अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन। और बात सुनो, इंसुलिन की खोज किसने की, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम कहेंगे बेंटिंग और बेस्ट। क्या नाम याद रखेंगे? बेंटिंग और बेस्ट, ये दो विद्वानों के नाम आपको याद रखना है। बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। चलिए, तो ये हुए बीटा सेल से। गामा सेल से निकलने वाले हार्मोन की बात करें तो इसका नाम है सोमेटोस्टेसिन। क्या नाम है? सोमेटोस्टेसिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा सोमेटोस्टेसिन हार्मोन किससे निकलता है, तो हम कहेंगे सोमेटोस्टेसिन हार्मोन जो है वो पेनक्रियास में लेंगरहैंस की दीपिका के गामा सेल से निकलता है। इसका काम क्या होता है, तो यह जठर रस की अम्लता को कम करता है। क्या करता है? जठर रस की अम्लता को कम करता है, यानी कि HCl को प्रभावित करता है, या उसके प्रभाव को कम करने का काम किसके द्वारा होता है? सोमेटोस्टेसिन के माध्यम से होता है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये है सारी बातें, एंजाइम और हार्मोन जो कि पेनक्रियास के माध्यम से निकलता है। और भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, इन तीनों को संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहते हैं? संपूर्ण संपूर्ण पाचक रस। प्रश्न आएगा, संपूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहा जाएगा? तो हम कहेंगे ट्रिप्सिन, हम कहेंगे लाइपेज, हम कहेंगे एमाइलेज। इन तीनों का संपूर्ण मिश्रण संपूर्ण पाचक रस कहा जाएगा, जिसे हम अग्न्याशय अग्नाशय रस कहते हैं। पेनक्रिया जूस कहा जाता है। अग्नाशय रस किसे कहते हैं? अग्नाशय रस मतलब संपूर्ण पाचक रस, जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये तीनों का मिश्रण होता है, मिले हुए रहते हैं। दूसरी बात, अग्नाशय रस जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो हम कहेंगे अग्नाशय रस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.2 से लेकर 8 के आसपास इसका पीएच मान होता है। जितना भी अग्नाशय रस होता है, उस रस के अंदर 98%, कितने परसेंट? 98% जल होता है, और 2% इसके अंदर एंजाइम और एंजाइम और हार्मोन्स पाए जाते हैं। 2 से लेकर 1.5 लीटर जो है अग्नाशय रस बनता है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं अगले अंग की ओर, जिसका नाम है लार ग्रंथि। किसके बारे में पढ़ेंगे? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? लीवर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से निकलती है क्या? लार निकलती है। और लार हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो भोजन जो पाचन होता है, पाचन की क्रिया को संपन्न करने का काम करता है। हमने कहा था कि पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, जिसमें लार की प्रमुख भूमिका हो जाती है। हम प्रतिदिन अगर देखें तो लगभग लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर के आसपास प्रतिदिन हमारे शरीर में लार का स्त्राव होता है। कितनी लार बनती है?
लगभग लगभग 1.5 लीटर के आसपास लार बनती है। अगर लार के और अंदर हम जाएं तो संपूर्ण लार में 99% 99% क्या होता है, पानी होता है, जल होता है, और बचा हुआ शेष भाग यानी कि 1%, मात्र 1% आपको इसके अंदर एंजाइम देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिलेगा? 1% एंजाइम, और 99% क्या होते हैं, जल होते हैं। कौन कौन से एंजाइम लार ग्रंथि में पाए जाएंगे? तो सुन लो, इसके अंदर पाया जाएगा क्या क्या? सबसे पहले पाया जाएगा टाइलिन। क्या पाया जाएगा? टाइलिन। टाइलिन को हम एमाइलेज भी बोल सकते हैं, एमाइलेज बोल सकते हैं, टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज, या इसको मैं अल्फा माइलेज, माइलेज भी कह सकता हूं। ये अल्फा माइलेज या एमाइलेज या टाइलिन, ये एंजाइम किसके माध्यम से निकलने वाला है? तो ये निकलने वाला है लार ग्रंथि के माध्यम से, और सबसे ज्यादा स्त्रावित होने वाला एंजाइम यही है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा स्त्रावित होने वाला एंजाइम के कौन सा है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्त्रावित होने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। ये क्या काम करता है? अरे बहुत पहले ही बता चुका हूं। इसका काम क्या होता है? यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? स्टार्च में। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम टाइलिन के माध्यम से होता है, एमाइलेज के माध्यम से होता है, या अल्फा माइलेज के माध्यम से होता है। अगला अगला एंजाइम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या है अगले एंजाइम का नाम? है अगले का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, जिसके बारे में मैंने बताया कि यह सूक्ष्म बैक्टीरिया, यह सूक्ष्म सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम किसके माध्यम से होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे लाइसोजाइम के द्वारा होता है। इसके अलावा डायस्टेज अगला एंजाइम है जिसका नाम है डायस्टेज। डायस्टेज अगला एंजाइम है जिसका नाम है म्यूलिन। तो म्यूलिन एंजाइम की बात करें तो ये किससे निकलता है? ये भी लार से निकलता है, जो पूरी लार को कैसा बनाता है? लसलसा बनाता है। लसलसा का मतलब होता है चिपचिपा। चिपचिपा चिपचिपा बनाने का काम किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो म्यूलिन के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार लार ग्रंथि में जो लार होती है उससे क्या क्या निकलता है? उससे टाइलिन या एमाइलेज निकलता है, जो कि क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम होता है जो सूक्ष्म बैक्टीरिया को नष्ट करता है। डायस्टेज होता है, म्यूलिन होता है जो कि लार को लसलसा यानी कि चिपचिपा बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब हम और बात करते हैं, हमारे शरीर में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? कोई आपसे पूछ ले लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो हम कहेंगे 3 जोड़ी में होती। कितनी जोड़ी में होती? 3। ओवरऑल 6 होती हैं, पर हम कहेंगे 3 जोड़ी में होती हैं। 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है? जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहा जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सब मैंडिब्यूलर मैंडिब्यूलर ग्लैंड, और तीसरा हो जाएगा सब लिंगुअल ग्लैंड। इसको पैरोटिड ग्रंथि को कहा जाता है, इसको कहते हैं कर्णमूलीय। कर्णमूलीय ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्णमूलीय ग्रंथि, क्योंकि यह क्या होती है? कान के पास होती है, इसे इसलिए कर्णमूलीय ग्रंथि कहा जाएगा। और देखा जाए तो सबसे बड़ी, इन तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हम कहेंगे कान की लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कर्णमूली यानी कि पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी? तो हम कहेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। कर्ण कर्णमूलीय ग्रंथि या उपकरणी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस ग्रंथि के अंदर क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। संक्रमण होने से, संक्रमित होने से ये सूजन आ जाती है, एक रोग हो जाता है जिसे गलसुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं? गलसुआ। गलसुआ गलसुआ क्या हो जाता है? हम कहेंगे कि कर्णमूलीय ग्रंथि के अंदर कभी अगर सूजन आ जाए तो जिसे क्या कहा जाता है? गलसुआ कहा जाता है। ठीक है। दूसरी प्रकार की ग्रंथि जिसे हम सब मैंडिबुलर कह रहे हैं, और हिंदी में अव अधो हनूज ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं? अव अधो हनूज ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ही अव अधो हनूज ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरी ग्रंथि होती है जिसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि इसे कहा जाएगा अधो जिह्वा। क्या कहा जाएगा? अधो जिह्वा ग्रंथि। अधो जिह्वा ग्रंथि किसे कहा जाएगा? तो हम कहेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड को कहा जाएगा।
तो ये पैरोटिड ग्रंथि कर्णमूली कान के पास होती है। ये जो हमारा नीचे का जबड़ा होता है, यहाँ पर आपको सब मैंडिबुलर मिल जाएगी, और आगे का हिस्सा जो जीवान होती है इसके नीचे का हिस्सा देखेंगे तो वहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड यानी कि अधोजीवा ग्रंथि देखने को मिलेगी। इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई हमारी कर्णमूलीय यानी कि पैरोटिड, और सबसे छोटी हो जाती है कौन सी, जिसको हम बोलते हैं क्या, अधोजीवा। तो यह सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजीवा ग्रंथि हो जाएगी। दूसरी बात, मेंढक। मेंढक ऐसा प्राणी है, मेंढक ऐसा प्राणी है जिसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथि किसमें नहीं पाई जाएगी, तो हम कहेंगे मेंढक में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मेंढक में किसी प्रकार की कोई लार ग्रंथि देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ आकर हमारा लार ग्रंथि वाला टॉपिक भी आज पूरा हो चुका है। पहले तो फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको बहुत मदद मिल जाए। मैं पीछे आ जाता हूँ। चलिए, तो अब हमने यहाँ आकर पाचन तंत्र के भाग 4 की समापन कर दिया है, जिसमें आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा लीवर के बारे में, उसके बाद पेनक्रियास के बारे में, और उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में। तो ये है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 की यात्रा पूर्ण हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम भाग 5, जिसमें पाचन तंत्र से पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अच्छे से समझे, सुने, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे जो भाग 5 आने वाला है उसकी तैयारी बहुत जम के कीजिए। तो मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई मुलाकात में, जिसमें हम भाग 5 लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव का पिटारा लेकर आएंगे। तक के लिए आप सभी खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।